हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2026 के रिगार्डिंग कि हम आप कैसे इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीओ आपका अगस्त को शेड्यूल्ड है, इसका प्रीलिम्स और मेंस आपका अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। मेंस के लिए भी आपके पास अच्छा खासा समय है, 1 मंथ का, दैट इज सितंबर का। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट रफली आपके पास 6 मंथ्स हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कुडोज, वेरी गुड, आप लगे रहिए। हम लोग बात करेंगे कैसे आप इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है प्लीज़ यू डू स्टार्ट इट। ये वीडियो हम यही मान के चलते हैं कि किसी ने अभी स्टार्ट नहीं किया है और कैसे आप इसे टारगेट कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स का टाइम है, मैं इसको 3 और 3 में डिवाइड कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका जो भी सिलेबस है आप उसको कवर करिए। ओके, कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी ओनली फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब आपका जो ये फुल टाइम है, इस पूरे टाइम पे करंट अफेयर्स का तो प्रिपरेशन चलते ही रहेगा। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में भी आपका मान के चलिए लगभग लास्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट 3-4 मंथ्स का होता है, लेकिन लास्ट 6 मंथ से भी वो उठा के पूछ लेते हैं, कभी ये ऐसा भी हो सकता है। तो अभी से आप मान के चलिए कि जैसे आपका मेंस अक्टूबर में है, तो उससे 6 मंथ्स बैक का आपको प्रिपरेशन करना है, तो उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपका लगे रहेगा। करंट अफेयर्स का भी कैसे आप स्केड्यूल कर सकते हो वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। पहले हम लोग प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं कि क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश की हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेंस भी आपको देखना है, मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखिए, मेंस की प्रिपरेशन आप, क्योंकि देखिए मेंस के लिए आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो मेंस की प्रिपरेशन आप 1 मंथ बहुत टोटली अच्छे से दे सकते हैं वहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट 3 मंथ्स आपने मेजरली प्रीलिम्स का पढ़ के उसको आप क्लियर आउट करोगे, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छा करोगे, और 3 मंथ्स के बाद आप धीरे धीरे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब पहले 3 मंथ आप अच्छे से प्रीलिम्स का पढ़ के अपने पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, एंड उसके बाद आप धीरे से मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ प्रीलिम्स का प्रैक्टिस भी आपका चालू रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले 3 मंथ्स, पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर IBPS PO, क्योंकि आपका अच्छा खासा वेटेज है दोनों प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट इज रीडिंग। रीडिंग न्यूज़पेपर्स रीड करना बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप बुक लवर हो, आपको रीडिंग पसंद है, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप रीडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं अच्छी होगी। और जो लोग रीड नहीं करते हैं, प्लीज़ यू स्टार्ट रीडिंग। या तो आप कोई अच्छी बुक्स, नॉवेल्स, ये सब पढ़िए, या फिर आप सिंपली, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से आपको रखना है, तो आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। द हिंदू है, द बिजनेस स्टैंडर्ड है, आपका इकोनॉमिक टाइम्स है, ये सब न्यूज़पेपर्स आप डेली बेसिस पे, पूरा पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर्स कुछ आर्टिकल्स लीजिए, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स डेली, जैसे 9-10 न्यूज़ आर्टिकल्स आप डेली पढ़िए। इससे आपका क्या होगा, इंग्लिश रीडिंग में आपकी स्पीड आएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ेंगी, आपको नए नए वोकैब्स भी देखने को मिलेंगे, आपकी वोकैबलरी भी इंप्रूव होगी जब आप उनके मीनिंग, एक प्रॉपर आपको वोकैबलरी कॉपी भी बनानी है, उसमें जो भी नए नए वोकैब्स आपको ड्यूरिंग द कोर्सेज, आप लेक्चर देख रहे हो उस समय या न्यूज़पेपर रीड करते समय कोई भी नए वोकैब्स मिल रहे हैं, तो आपको वो भी पढ़ते रहना है। ओके, तो इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। वाइल रीडिंग वट एवर न्यू वोकैब्स, ईडियम स्पेसेस, आपको जो भी देखने को मिल रहा है आप उसके नोट्स बनाइए। बाकी आप जो कोर्स देख रहे हैं उसमें से भी आपको काफ़ी वोकैबलरीज, ईडियम स्पेसेस पढ़ाए जाएंगे, उसको प्रॉपर रिवाइज करिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, एंड इंग्लिश में जैसे आप, क्या होता है कि अगर आपका ग्रामर वीक है तो पहले आप ग्रामर पढ़ते हो, ग्रामर पढ़ने के बाद फिर आप ग्रामर पढ़ते पढ़ते अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो वैसे भी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो कर ही रहे हो, और साथ ही साथ फिर आपको जो आपके प्रॉपर टॉपिक वाइज जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे फिलर्स के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजिम्बल्स के, कनेक्टर्स के, एरर डिटेक्शन, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी टॉपिक। तो फिर आप टॉपिक वाइज लेक्चर्स भी देखते हो। तो आपसे जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाया जाता है, ये आपका एग्जाम में तो नहीं आता ना। ये थोड़ी पूछते हैं कि नाउन बताओ, प्रोनाउन बताओ, ये तो नहीं पूछते हैं ना। वो लोग क्या पूछते हैं,
फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पर उसको करने के लिए, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ाया जाता है। अगर आपका इंग्लिश फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको नाउन प्रोनाउन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप डायरेक्टली क्या करो, लेक्चर से बिल्कुल मत देखो, डायरेक्टली आप पीडीएफ से रिवाइज कर लो और फिर टॉपिक वाइज लेक्चर देख के, टॉपिक वाइज लेक्चर देखना ज़रूरी है अगर आपने कभी देखा नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज लेक्चर देखने से आपको एक स्ट्रैटेजी पता चलती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को क्या अप्रोच होना चाहिए, पैराजम्बल्स का क्या अप्रोच होना चाहिए, फिलर्स का, कनेक्टर्स का, एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने का आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको यू हैव टू सैक्रिफाइस योर क्या कहते हैं, नींद। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, मिनिमम 8-10 घंटे तो पढ़ना ही है, ये तो कम ही है, ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ रखना है, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्टार्टिंग से आदत डालिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, अपना कैपेसिटी को इम्प्रूव करिए। इंपॉर्टेंट है, आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, इट्स नॉट ईजी, इट्स एन ऑल इंडिया लेवल ऑफ, लाइक ऑल इंडिया, व्हाट डू यू से, एयर इंडिया का एग्जाम है ये। ओके, तो फिर आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश का आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में आपको रीडिंग करनी है। अगर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश आपके सही हैं तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस हैं, डायरेक्टली आप टॉपिक वाइज का वीडियोस देख के यू कैन स्टार्ट गिविंग द मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स दे सकना, इंग्लिश के आप देना स्टार्ट कर सकते हो। फुल मॉक्स आप तभी देना जब आपके तीनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और फुल मॉक्स आप वेस्ट कर दोगे। तब तक के लिए जब आपके जैसे इंग्लिश का सेक्शन आपने अच्छे से पढ़ लिया रिवाइज के लिए, आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, पैराजम्बल्स के, कोशिश किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, वो कैप्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, और रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट्स को हम मेजरली 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज arithmetic, one is your speed maths, one is your data interpretation. I always divide it into 3 subtopics. स्टार्टिंग में आपको स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है आपका, व्हाट यू से, अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज। ये 4 टॉपिक आपकी स्पीड मैथ्स में आते हैं। इसको स्पीड मैथ्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, दे आर स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस, स्ट्रेट अवे आंसरिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन देगा, सॉल्व किया, आंसर कर लिया। यू डोंट हैव टू थिंक सम लॉजिक, या फिर कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लगाना है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा थिंकिंग की बात नहीं होती, चुटकी में सॉल्व होते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। देयरफॉर दे आर नोन एज स्पीड मैथ्स। तो स्टार्टिंग में आप स्पीड मैथ्स के लेक्चर्स देखते हो। स्पीड मैथ्स के जैसे आपके इन 4 टॉपिक्स के आपके लेक्चर खत्म हो जाते हैं, फिर आप इनके डेली टारगेट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक में से, इन 4 टॉपिक में से आपको डेली सॉल्व करना होता है, ताकि आपकी ओवरऑल स्पीड और कैलकुलेशन इंप्रूव हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक। फिर हम अरिथमेटिक में आके बढ़ते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन अभी स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन को जानने के लिए आपको पहले अरिथमेटिक पता होना चाहिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके अरिथमेटिक में से टॉपिक उठा लिए जाते हैं। ओके, डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे करते हैं, परसेंटेज से बना के वो डीआई बना के दे देंगे, या फिर प्रॉफिट लॉस की डीआई बना के दे देंगे। अगर आपको परसेंटेज नहीं पता है, अगर आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पता, तो आप डीआई नहीं कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ फिर आपको अरिथमेटिक में जानना होता है। अरिथमेटिक के आप प्रॉपर सारे लेक्चर्स देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना है आपको। उसके बाद फिर आप, जैसे ही आपके सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, फिर आपको अरिथमेटिक के जो हर पर टॉपिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो प्रॉपर अमाउंट में सॉल्व करने होते हैं। पर एग्जांपल आज आपने परसेंटेज का 30-40 क्वेश्चंस लगाया, फिर आपने उसका लगा लिया, रेशियो प्रोपोर्शन का लगा लिया, फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट लगा। इस तरीके से आपको प्रॉपर अमाउंट में सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस अच्छे अमाउंट में सॉल्व करेंगे, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आ पाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ। ये नहीं कि आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देख के आपने थोड़ा बहुत सॉल्व करना सीख लिया, फिर आप अपने इससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मॉक्स में आप सारी चीज़ें सॉल्व कर लोगे, ये नहीं होगा। वो स्पीड, वो एक्यूरेसी, वो थिंकिंग कैपेसिटी, जब तक आप अच्छे अमाउंट में हर पर टॉपिक क्वेश्चंस नहीं लगा लेते, इट्स नॉट पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये सबके साथ होता है।
तो सारे लेक्चर्स पहले, मैं यही सजेशन दूंगी कि पहले आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो। लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद ही प्रैक्टिस में जाओ। ये नहीं कि परसेंटेज को पढ़ा फिर उसके 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हैं। आपका सिलेबस ना 2 साल तक कंप्लीट नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन कैंडिडेट्स लाइक दिस। तो पहले सारे लेक्चर्स देखिए, उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट फॉर्मूलाज अपने अपने हिसाब से बना के फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आप अटकोगे, आपका फंसेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। एटलीस्ट आपने सारे अरिथमेटिक के लेक्चर्स देखे हुए होंगे और आप कहीं ना कहीं नोट्स बना के आपके मेमोरी में होगा। जल्दी से इसलिए सारे लेक्चर्स देख के प्रैक्टिस स्टार्ट करिए अच्छे से। ओके, देन यू हैव टू मूव टू डीआई। फिर आप डीआई के लेक्चर्स देखो, फिर आपका जो आपने अरिथमेटिक में पढ़ा है वो भी आपका रिवाइज होगा, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन उसी से बने होते हैं। फिर आप डीआई के लेक्चर देख लो। जब डीआई के लेक्चर हो जाए, पर डे 5 डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना होता है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे नंबर में आता है। 10-20 नंबर, 10 से 15 मार्क्स का आपका डीआई पूछा जाता है। 15 मार्क्स तो होता ही है, 15 मार्क्स का डीआई डेफिनेटली आता है आपका प्रीलिम्स में। तो डीआई भी आपको पर डे 5 डीआई सॉल्व करना होता है। दिस इज फॉर द प्रैक्टिस पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन, यही आपका ट्रांजिशन है। ओके, देन वी कम ऑन टू रीजनिंग। रीजनिंग में एज सच कोई ट्रांजिशन करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग में हर टॉपिक इज डिफरेंट, नथिंग इज ओवरलैपिंग। अरिथमेटिक में क्या होता, क्वांट्स में क्या होता है कि पहले आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, फिर आपको अरिथमेटिक आना चाहिए, फिर आपको डीआई आना चाहिए, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें। रीजनिंग में हर एक टॉपिक अपने आप में नया है। ओके, तो रीजनिंग में पहले what you can do is you can from the day one you can start watching the puzzles lecture plus जो आपके मिसलेनियस टॉपिक के लेक्चर, क्योंकि पजल्स को आप लास्ट के लिए मत छोड़ना। पजल्स में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप इसको लास्ट के लिए रख दोगे क्योंकि तो फिर लेक्चर कब देखोगे, पजल्स की फिर प्रैक्टिस कब करोगे, तो उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आना है। तो आप क्या करो, डे 1 से धीरे धीरे पजल्स के लेक्चर देखना स्टार्ट करो, साथ ही साथ जो भी मिसलेनियस टॉपिक है उसके भी लेक्चर देख लो। मान लिया आज आपने एक पजल का लेक्चर देखा और एक आपने मान लिया सिलॉजिज्म एक टॉपिक होता है या फिर इनइक्वालिटी एक टॉपिक होता है, उसका लेक्चर आपने देखा। जो भी आपके लेक्चर्स की सीरीज़ है, तो इस तरीके से आपको डेली से मतलब डे 1 से पजल और जो बाकी टॉपिक का जो लेक्चर है वो साइमल्टेनियसली कवर करना है, ताकि आपके लिए अच्छा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम रहे पजल्स को प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने लेक्चर्स देख लिए, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, आपने अप्रोच समझ लिया है कि कैसे पजल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग को भी आपको इस तरीके से करना है और फिर ये 3 सब्जेक्ट्स आपको लेके चलना है, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना है आपको। जिस तरीके से मैंने बताया 3 मंथ्स में आपको करना है कंप्लीट, मतलब आपको बहुत अच्छे खासा अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस और टाइम देना पड़ेगा। 4-5 घंटे पढ़ के नहीं होगा। 4-5 घंटे पढ़ के उनका हो सकता है कि भाई जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिनका क्वांट्स बहुत अच्छा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा है, उनको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ये हो सकता है, लेकिन बहुत 0.01% बच्चों के साथ ऐसा होता है। मैक्सिमम बच्चों को यू हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, बिलीव मी, क्योंकि लाखों बच्चे दे रहे हैं, उसमें से कुछ 100 या फिर हज़ारों बच्चे, कुछ हज़ार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दिया है। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए। ओके, तो इस तरीके से फिर जब आपका ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, जब आपके सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन, जो प्रैक्टिस वाला है, मॉक्स, स्टार्ट गिविंग मॉक्स डेली। सेक्शनल मॉक्स दो, फुल मॉक्स दो, मॉक्स देने लगो। ठीक है, मॉक्स देते टाइम आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप एक तो आपके एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मॉक्स में, वो है टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट जो आपका रियल एग्जामिनेशन में भी होता है। तो मॉक्स देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप टाइम कंस्ट्रेंट के साथ जब तक प्रैक्टिस करके आंसर लाना नहीं आप सीखोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, आपकी पूरी पढ़ाई वेस्ट है। आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आपको फिर मॉक्स लगाना स्टार्ट करना है और टारगेट वाइज प्रैक्टिस। टारगेट वाइज प्रैक्टिस कैसे, आपने सारे लेक्चर्स अभी देख चुके हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। आपको डेली 10 पजल्स लगाना है, डेली 5 DI सॉल्व करनी है। अरे जो आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक हैं, आपके 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रॉक्सीमेशन, 5 आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 नंबर सीरीज आपको डेली देखना है। ओके, फिर आपको मॉक्स के थ्रू आपके रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स के भी चीज़ें प्रैक्टिस होते रहेंगी। मान लीजिए अगर ब्लड रिलेशन होता है या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम कुछ
टॉपिक्स में हम वीक होते हैं, तो आप डेली मान लीजिए आप ब्लड रिलेशंस में टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप इसमें टाइम लगा रहे हो, तो डेली 5-5 10-10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के सॉल्व कर लो, 10 दिन में आपका टॉपिक सुधर जाएगा। दिस इज़ द की। ओके, तो इस तरीके से तो ये सब आपके टारगेट वाइज स्टडी। और इंग्लिश में इज मॉक्स एंड रीडिंग इज मोर देन एनफ, आई एम टेलिंग यू। मॉक्स और रीडिंग से आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में व्हाट यू से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पैरा जंबल्स नहीं बन रहे, उसके उस पर सेपरेट प्रैक्टिस कर लो। डेली 5-5 पैरा जंबल सॉल्व कर लो, 2-2 3-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व कर लो, 10 दिन तक, 15 दिन तक सुधार आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, नहीं आ रहा 10-15 दिन में, 20 दिन कर लो, 25 दिन कर लो, आ जाएगा, डोंट वरी। फिर हम बात करते हैं मेंस। अब जब ये आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन या फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब ये प्रीलिम्स के टारगेट वाइज स्टडी कर रहे हो, अभी से आपको मेंस की भी प्रिपरेशन, लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर देना है। रीजनिंग के लेक्चर्स देखो, मेंस के लेक्चर्स देखो। पहले तो एक मेंस का मॉक सेक्शनल मॉक सबमिट करके देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले साल घूमेगा आपका, फिर आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया लगेगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब मेंस में किस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। तो अब धीरे धीरे मेंस के लेक्चर्स आपको देखना स्टार्ट करना है अगले 3 महीने तक। मेंस के मतलब रीजनिंग में जो भी है, क्वांट्स में जो भी है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीजनिंग में बहुत मुश्किल पजल जाके सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके 3-4 घंटा लगा के भी वो पजल सॉल्व नहीं हो रही है। कुछ कुछ पजल्स डेफिनेटली मेंस एग्जामिनेशन में इसलिए दिए ही होते हैं कि वो छोड़ दिए, आप छोड़ दो उस पजल्स को, ठीक है। अननेसेसरी वेरी डिफिकल्ट पजल्स में आपको टाइम नहीं देना है। जो डुएबल प्रैक्टिकली सॉल्वेबल पजल्स हैं उन्हीं में आपको टाइम देना है। मेंस के लिए मैं बात कर रही हूँ, मेंस पजल्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। रीजनिंग में, मेंस रीजनिंग में मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस या मिसलेनियस टॉपिक से, जैसे कि आपका प्रीलिम्स में सिलॉग्स होता है, तो मेंस में आपका रिवर्स सिलॉग्स होता है, कोडेड डायरेक्शन आ जाता है, कोडेड इनइक्वालिटी आ जाता है, मुश्किल वर्जन आ जाता है। जो भी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो उसका मुश्किल वर्जन आ जाता है, उसमें डिफिकल्ट वर्जन आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप मेजरली आप कोशिश करिए कि आप मिसलेनियस टॉपिक से कोई मार्क्स उठाइए, ठीक है। पजल सॉल्व करनी है नो डाउट, मगर बहुत मुश्किल पजल नहीं, जो आप मीन्स रियल जब प्रैक्टिकली अब एग्जाम दे रहे हो उस समय आप अगर वो पजल ही सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांट्स में भी बहुत मुश्किल डीआई नहीं करना है, या बहुत मुश्किल कोई क्वेश्चन दे रहे हैं कैसलेट डीआई नहीं। भाई हमारे पास वहाँ पे एक एक शॉर्ट टाइम है, उसमें आप बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने बैठ जाओगे तो नहीं, बहुत स्मार्ट स्टडीज़ करनी है आपको। कोर्स में भी आपको मिसलिनियस क्वेश्चन से टाइप, जैसे आपके जो सिंप्लीफिकेशन, हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन, हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, हाई लेवल नंबर सीरीज, ये सब आएगा आपका। प्रीलिम्स का हाई वर्जन आएगा क्वांट्स में भी, तो आपको उसमें से मार्क्स उठाने की कोशिश करनी है। यहाँ पर भी जो डुएबल सॉल्वेबल डेटा इंटरप्रिटेशन है, थोड़े आप मेंस के जब लेक्चर्स देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, जो एक्चुअली आप एग्जाम लेवल में भी कर सको, ये आप प्लीज़ ध्यान रखो। ओके, तो ये आपका मेंस के लिए हो गया। क्वांट्स मीन्स इंग्लिश में आपको पहले आप लेक्चर देखोगे, आप अप्रोच समझोगे कि इंग्लिश लेवल, जो मेंस लेवल की इंग्लिश को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपको पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलेगा, और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छा खासा अमाउंट में आता है, 2-3-4 दे देते हैं वो लोग, तो आपको उसी हिसाब से। तो इंग्लिश में अगर आप डेली एक सेक्शनल मेंस का मॉक भी दे दोगे ना, उससे भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपने अच्छे से प्रॉपरली लेक्चर देख लिया है तो। ओके, तो पहले वही मेंस का आप धीरे से लेक्चर देखना स्टार्ट करोगे, और फिर वैसे भी आपका 1 मंथ का टाइम है बीच में, तो उसमें आप खूब सारे मॉक्स दे दोगे, फुल मॉक्स मेंस के और सेक्शनल मॉक्स, तो आप अच्छे खासे नंबर बना सकते हो, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव भी है इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव भी आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। डिस्क्रिप्टिव में जो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, उसकी प्रैक्टिस आप जो मंथ है बीच में सितंबर पड़ रहा है, उसमें आप अच्छी खासी डेली अगर आधा 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, टाइपिंग प्रैक्टिस, तो उससे भी आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तो इस तरीके से आपको ट्रांजिशन करना है, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख देना। मैं करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ। अब करंट अफेयर्स का क्या है, करंट अफेयर्स को आपको डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट 6 मंथ्स का तो पढ़ना ही है। तो आप एक वीक में ऐसा करो, 3-4 दिन ऐसे बना दो जिसमें आप करंट अफेयर्स का केवल रिवीजन करते हो, जो पुराने आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका आप रिवीजन करोगे 3-4 दिन तक। और बाकी 3 दिन आपको क्या करना है, बाकी 3 दिन आप नए वाले करंट अफेयर्स जो आए हैं उसको पढ़ो, और बाकी के जो बचे हुए 4 दिन है उसको आपको करंट अफेयर्स की रिवीजन करना है,
तो ये 3-4 का रेशियो करिए। 4 दिन करंट अफेयर्स रिवाइज के लिए रखिए और 3 दिन न्यू करंट अफेयर्स के लिए रखिए। आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। RBI सर्कुलर्स, मेक श्योर यू रीड देम प्रॉपरली। कौन से एग्जाम में कौन सा सर्कुलर पूछ लिया जाए हम नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, मेजर आइडिया। RBI ग्रेड बी का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, मेजरली सर्कुलर मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन है बस वही आपको पढ़ना है। बट डेप्थ में एनालिसिस करके ऐसा सर्कुलर नहीं पढ़ना है आपको। जो RBI ग्रेड बी के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको उस तरीके से पढ़ते हैं, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, फाइन। अब ये तो कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। आप अपनी स्टडीज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं हमारे गोट के मेंटोरशिप बैच में ज्वाइन करके, क्योंकि इसमें हम आपको बताते हैं ऑन अ डेली यू कैन से और ऑन अ रेगुलर बेसिस कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, और कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, और किस तरीके से आप, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइन होंगी हमारे गोट के मेंटरशिप बैच से। यहाँ पे आपको रेगुलर मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है, मेंटर से आपकी प्रॉपर बात होगी, ओके। एंड वो आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंटर्स फॉर यू, ओके। सो हम लोग ऑलरेडी वर्किंग है बैंक में, हम लोग उस चीज़ से गुजरते हुए आए हैं, तो हमको पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे ध्यान देना होता है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें बैच आपके लिए लाए हैं। तो डेफिनेटली यू शुड एनरोल इन इट एंड यू शुड सी हाउ इम्प्रूविंग, या फिर आपके कितने इम्प्रूविंग रिजल्ट्स आने लगेंगे, आपके रिजल्ट्स में इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, यू विल डेफिनेटली सी योर सेल्फ। सो डू analyze this and do subscribe to this batch as well, okay. So thank you so much. In case you have any doubt you can comment down, and वीडियो को रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।